सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने बीए पार्ट 3 का टॉपिक पढ़ रहे थे जलवायु। कौन सा टॉपिक है? जलवायु। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। कुछ एक जो आधुनिक मत हैं वो बचे हैं और उनका नाम अपन जब सुनते हैं ना तब यूँ लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी अपन लैंग्वेज पढ़ते हैं हर बुक्स में, उनकी लैंग्वेज वो काफ़ी टफ दे रखी है कुछ नहीं। मानसून जो अपन पढ़ते हैं ना, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलना, समुद्र से स्थल की तरफ चलना, उनके साथ पवने आर्द्रता ग्रहण करके बरसात वगैरह करती है। आपने पूरा पढ़ लिया अपन ने। चीज़ें वैसी हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिर्फ अभी थोड़ा समझाऊँ आपको, उसको समझना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवाऊंगा, वो लिखना और लैंग्वेज उसकी याद कर लेना, याद हो जाएगा सिद्धांत। पहला कौन सा है आधुनिक? दो ही हैं, एक तो जेट स्ट्रीम है, एक अल नीनो और ला नीनो है। बेहद सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। देखो जेट शब्द ना, जेट विमान आपने नहीं पढ़ा? जेट विमान मतलब लड़ाकू विमान, है ना? उनसे ही इन पवनों का पता लगा अपन को, तब इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? जेट स्ट्रीम सिद्धांत। देखो आपको याद हो तो अपन ने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है कि 1945 में अमेरिका ने जापान पर हमला किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाले थे, जिनका प्रभाव आज तक भी देखने को मिलता है। तभी क्या हुआ, अमेरिका से जापान, देखो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और भारत के इस साइड यहाँ जापान है, यहाँ जापान है। जब इधर से वायुयान यूं आए यहाँ बम डालने के लिए, तब उनको एक अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ा। मतलब वायुयानों पर प्रेशर गिर रहा था, वो जिस स्पीड से जा रहे थे वो स्पीड वायुयान वो गति ले ही नहीं पा रहे थे। सामने से किसी पवन का प्रभाव यूं, मतलब कोई उन वायुयानों को रोक रहा है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। और ईंधन की जो खपत थी, वो भी जो ईंधन की खपत वायुयान को लगनी चाहिए उससे अधिक लग रही थी। तब उन्होंने मतलब समझ नहीं पाए कि मतलब हो क्या रहा है ये। उसके बाद जब वायुयान वहां पर वो परमाणु बम डाल के वापस आए, तब यहां से जब वापस गए ना ये तब उनकी जो गति थी, जिस गति से वो जा रहे थे उससे उनकी स्पीड है ना वो 2 गुना हो गई उनकी स्पीड। तब भी मतलब जो ईंधन लगना था उससे आधा ईंधन ही लगा। उसके बाद अमेरिका ने इस पर शोध किया। तब क्या पाया कि जो ऊपरी अक्षोमंडल है ना, अक्षोमंडल की हाइट कितनी है? औसत हाइट है 13 किलोमीटर। अपन जब देखते हैं ना ध्रुवों पर इसकी हाइट है वो 8 है, भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट है 18 किलोमीटर है, तो इसकी जो औसत हाइट है अक्षोमंडल की वो है 13 किलोमीटर। जो ऊपरी अक्षोमंडल है, मतलब कहने का ये है 8 से 13 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ऊपर का, यानी जेट स्ट्रीम चलती कहाँ पर है? ऊपरी अक्षोमंडल में। कहाँ से कहाँ तक? इंपॉर्टेंट बात है, 8 से 13 किलोमीटर के मध्य ये पवन का प्रवाह है। ये कौन किस साइड से किस साइड है? अब ये जो मैप बनाया ना मैंने, आप मैप को देखना, जैसे ये यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, और भारत है यहाँ भारत है। तब इधर से बता रहा हूँ, और यहाँ जापान है। तब जो ये पवने है ना, पवने पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, पश्चिम से पूर्व। तो यानी आप, अब मैप नहीं है यहाँ मेरे पास, मैप से देखें तब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि उधर से जापान तक पहुँच रही हैं। तो पवने जेट स्ट्रीम वो किधर से किधर चलेगी? वो चलेगी पश्चिम से पूर्व। ये जो प्रवाह है, और चक्रवात कौन से हैं? ये प्रतिचक्रवाती पवन है, प्रतिचक्रवाती पवन है ये। प्रतिचक्रवात पवन मतलब जो चक्रवात होता है ना, वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के अपोजिट घूमता है, और ये जो है प्रतिचक्रवात मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये चक्रवाती पवन है जो पश्चिम से पूर्व घूमती है। अभी अपन को सिर्फ क्या पता लगा कि ऊपरी अक्षोमंडल में पश्चिम से पूर्व 8 से 13 किलोमीटर के मध्य एक पवन का प्रवाह है, तीव्र पवन का प्रवाह है, उसे क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब जेट स्ट्रीम है वो भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करती है? भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करती है, इसको देखो आप।
अपना यूं मानो ये अपना भारत, सिर्फ जेट स्ट्रीम समझना है, समझ लो इसको। ये जो पवन का जो प्रवाह है, यहाँ है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो पश्चिम से पूरब ये पवन का प्रवाह है। ये कहाँ है? ऊपरी क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में। अब जब सूर्य की स्थिति कहाँ पर होती है? इधर से मध्य से जाती है कर्क रेखा। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है, कर्क रेखा पर होती है, तब यहाँ पर वायुदाब कैसा होगा? तब यहाँ पर वायुदाब होता है निम्न। और इसके प्रभाव के कारण जो ये जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के उस साइड से, यानी इसकी जो शाखा है इधर से निकलता है, इधर से निकलता है। तो गर्मियों में जेट स्ट्रीम का भारत के मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हिमालय के पीछे से निकलता है, तिब्बत के पास से। सर्दियों में जब ये जो सूर्य है वो कहाँ पर? मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, यहाँ पर सीधा चमकता है दक्षिणी गोलार्ध में। तब नीचे तो हो जाता निम्न वायुदाब, और ऊपर क्या होगा? उच्च वायुदाब। हवाएं कैसे चलेगी? उससे निम्न की तरफ, तब ये जेट स्ट्रीम नीचे की सकता है। और हिमालय से ये पवनें जैसे यहाँ पर टकराएंगे तो इसकी एक शाखा है वो तो यहाँ से पीछे, और जो एक शाखा ना वो यहाँ से राजस्थान के अंदर से पंजाब हरियाणा इधर से गुजरती है एक शाखा। और जो ये जो शाखा है वो भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती हैं। और ये जो चक्रवाती पवनें वो राजस्थान में सबसे पहले यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती हैं, और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब यहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। और ये किस नाम से जानी जाती है? मावठ के नाम से। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से। अभी सिर्फ आप इतना लिख लो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि ये भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। इतना तो लिखो आप, हेडिंग डालो जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इसका डायग्राम है वो मैं डाल दूंगा, वो बना लेना। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इसमें लिखो इस सिद्धांत का प्रतिपादन एम.टी. इन ने, ये रेलेवे वाला ये नहीं होता कि एम.टी. इन ने किया था। इनका मानना था कि मानसून की उत्पत्ति एवं संचलन कई वायुमंडलीय दशाओं से प्रभावित होता है। लाइन चेंज करके लिखो, जिसमें उच्च स्तरीय वायु संचरण जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा, कौन सी दिशा है? पश्चिम से पूर्व दिशा में भूमध्य सागर से अत्यंत तीव्र वेग से चलती हैं, जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। सेकंड रो चेंज करके लिखो, जब शीतकालीन जेट प्रवाह
भूमध्य सागर से होते हुए हिमालय से टकराता है तो दो उपशाखाओं में विभक्त हो जाता है। इसकी एक उपशाखा हिमालय से टकराने के पश्चात उत्तर की ओर जो कुनकुन श्रेणी है ना, हिमालय का जो पार्ट, उसके पीछे से निकल जाती है। टकराने के पश्चात उत्तर की ओर से होते हुए प्रशांत महासागर की ओर निकल जाती है। जबकि दूसरी शाखा हिमालय के टकराने के बाद उत्तर के महान मैदान में अवतलित हो जाती है। इस अवतलन के कारण इन क्षेत्रों में ऊंचे वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जेट स्ट्रीम की यही दक्षिणी शाखा शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करती है। भारत में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले चक्रवाती विक्षोभों का प्रवेश भी जेट स्ट्रीम की इसी धारा की देन है। ग्रीष्मकालीन स्थिति में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इसकी दूसरी उपशाखा, जो ग्रीष्मकाल में जो दूसरी उपशाखा है ना, वो या तो हिमालय से उत्तर में शिफ्ट हो जाती है या फिर ये नष्ट हो जाती है। एक ही शाखा बनती है बाद में, वो हिमालय के उत्तर में जो गंगा का जो मैदान है वहाँ की ये शाखा ग्रीष्मकालीन में नष्ट हो जाती है। दूसरी उपशाखा या तो उत्तर में विस्थापित हो जाती है या समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी इस शाखा का विस्थापन नहीं हो पाता है और अपने नियत स्थान पर बनी रहती है, जिसके कारण पश्चिमी मैदानी भाग में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित रहता है। पश्चिमी मैदानी भाग में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित रहता है, जो मानसूनी हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देता। समझना आप इस चीज को। देखो, जेट स्ट्रीम है वो सर्दियों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में, मतलब भारत में वर्षात करवाता है जेट स्ट्रीम। और अगर गर्मियों में, ग्रीष्म काल में ये जेट स्ट्रीम है वो निम्न वायुदाब की वजह से या तो हिमालय के उत्तर में खिसक जाता है। इसकी एक शाखा है वो हिमालय के उत्तर से निकलती है ऐसे, तो ये भी शाखा है वो निम्न वायुदाब के कारण यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और इधर से ही निकलती है ये शाखा। लेकिन कभी कभी स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि इसकी जो शाखा है ना वो इधर से ही रहती है, एक शाखा है ना वो यहीं अपने राजस्थान के ऊपर से निकलती है। तब
यहाँ पर ये तीव्र पवन प्रवाह है वो अगर यहाँ पर रहेगा तब वायुदाब यहाँ पर कैसा होगा? उच्च वायुदाब। कैसा वायुदाब होगा? उच्च वायुदाब। अब मानसून आता कैसे है कि मानसून तो तब आएगा ना भारत में जब यहाँ पर निम्न वायुदाब और यहाँ दक्षिण में उच्च वायुदाब या हिंद महासागर में उच्च वायुदाब रहता है। लेकिन जब यहाँ पर उच्च वायुदाब होने लगा तब जो ये पवन का प्रवाह है ना दक्षिण से उत्तर का वो स्लो हो जाता है या धीमा पड़ जाता है, जिससे मानसून की देरी देखते ना अपन, मानसून की देरी देखने को मिलती है। आगे लिखो, इसी कारण भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कहीं अतिवृष्टि के कारण जल प्लावन होता है। अब आप हेडिंग लिखो, पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत। इसमें लिखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय मानसून विशेषज्ञ पी कोटेश्वरम ने किया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत का पठार हीटर की तरह गर्म हो जाता है। फलतः निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, जहां से हवाएं गर्म होकर संवहनी तरंगों के रूप में ऊपर उठती हैं और पुनः क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में शीतल होकर बंगाल की खाड़ी में अवतलित होती हैं। इस चीज को समझना आप, अवतलित होती हैं। जैसे देखो, ग्रीष्म काल में सूर्य है, इसको ग्लोब में समझ लो आप। यहाँ देखो, ग्रीष्म काल में सूर्य की स्थिति कहाँ पर होती है? कहाँ पर? कर्क रेखा पर। और यहाँ पर है अपना भारत। ग्रीष्म काल में सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है। मतलब कब? जून के महीने में। कब? जून के महीने में। अब यहाँ पर सूर्य की स्थिति सीधा चमकेगा सूर्य, और यहाँ पर जो तिब्बत का पठार है भारत में जो तिब्बत का पठार है, उत्तरी गंगा का मैदान है, ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र अत्यधिक तपता है। और यहाँ पर तापमान जो होता है ना, वो अत्यधिक होता है, लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इतना अधिक तापमान होता है तब ये बिल्कुल तपते हैं और इसके अंदर से गर्म तरंगें निकलती हैं भूगर्भ से। अब जो अत्यधिक तापमान से पवनें होंगी वो गर्म होंगी, जो धरातल पर जो पवनें वो गर्म होगी। गर्म होने के बाद क्या है, पवनें ऊपर उठती हैं। तो पवनें जब ठंडी होंगी, भारी होंगी, तब वो नीचे बैठेंगी, और पवनें गर्म होंगी तो ये पवनें ऊपर उठेंगी। और सहवन शब्द का अर्थ ये है, चाहे सहवनीय वर्षा हो, चाहे सहवनीय पवनें, कुछ भी है ना, सहवन जहाँ शब्द काम में मिले ना, तब
एक ही चीज़ देखना, या तो ये 90 डिग्री पर ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है। ठीक है, तो पवनें गर्म होकर सहवनीय तरंगों की भांति ये पवनें ऊपर उठती हैं, और जैसे जैसे पवनें ऊपर उठेंगी तब आपको एक मेथड पता हो कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है वो कम हो जाता है। तो पवनें जैसे जैसे ऊपर उठेंगी वैसे वैसे ठंडी होती जाएंगी। जब पवनें यहाँ जेट स्ट्रीम के पास पहुँचती हैं, 8 से 13 किलोमीटर के पास पहुँचती हैं, तब पवनें ठंडी हो चुकी होती हैं। तब यहाँ से तो पवनें ऊपर उठ रही हैं, तब ये पवनें वापस भारी होकर बंगाल की खाड़ी पर, मतलब भारत में यहाँ से उठेंगी और यहाँ नीचे वापस बैठेंगी। तब यूँ देखो यहाँ निम्न वायुदाब है, अब ये पवनें वापस उतर कहाँ रही हैं, बंगाल की खाड़ी पर या हिंद महासागर पर। अब जब पवनें यहाँ उतरेंगी, जब यहाँ वायुदाब एक तो पहले से ऊंचा है, ये पवनें और उतरेंगी जब वायुदाब है वो अत्यधिक उच्च हो जाता है और यहाँ वायुदाब क्या है, निम्न, तब पवनें दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, मानसून तीव्र होता है। इसमें लिखो अवतलित होती हैं आगे। ये अवतलित हवाएं ऊंचे वायुदाब युक्त होती हैं, ऊंचे वायुदाब युक्त होती हैं जो मानसूनी हवाओं के महाद्वीपीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित या विक्षेपण में प्रेरक तत्व की भूमिका निभाती हैं। इसी आधार पर फ्लोन नामक विद्वान ने, फ्लोन ने वो सिद्धांत दिया था ना ITCZ का, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। फ्लोन नामक विद्वान ने तिब्बत के पठार को मानसून का इंजन कहा। पुनः एक दूसरे भारतीय मौसम वैज्ञानिक श्री रामनाथन ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी चीन सागर का थाईलैंड की खाड़ी वाला भाग अपेक्षाकृत तीव्र गति से गर्म हो जाता है, और यहाँ भी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और क्षोभ मंडल में शीतल होने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में अवतलित हो जाती हैं। यह हवा तिब्बती हवा के साथ मिलकर पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होती हैं। आगे यह महाद्वीपीय भाग पर वर्षण करने के उपरांत शुष्क होकर अरब सागर में पहुंचती हैं। यहाँ पुनः ठंडी होकर नीचे अवतलित होती हैं और भारतीय मानसूनी हवाओं को त्वरित या तीव्र करती हैं। यह आपका जेट स्ट्रीम कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अल नीनो और ला नीनो सिद्धांत। धन्यवाद।